In the last 8 to 10 days, since EPFO notification has been released, a lot of students have been calling me and asking me, sir, किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करें. At the same time, बहुत सारे पेरेंट्स भी और उनके बच्चे दे ऑल्सो कम टू द ऑफिस आस्किंग कि सर हमें गाइड करिए किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है. मज़े की बात यह है कि जैसे मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट बात करता हूँ तो मुझे समझ आ जाता है कि भाई ये एग्ज़ाम इस स्टूडेंट के लिए बना है या नहीं बना है, या ये स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए बना है या नहीं बना है. मज़े की बात यह है एक्चुअल में कि मुझे तो समझ आ गया, बट वो पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को समझाना बड़ा मुश्किल है. कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी थे जो गुस्सा हो गए, इंसल्टेड फील करने लगे कि तुमने कैसे बोल दिया कि हमारा बच्चा ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता है. एंड आई फील दैट वी हैव टू गो बियॉन्ड इट. हमें रैशनली, इमोशनली नहीं, रैशनली समझने की ज़रूरत है कि मेरे लिए ये एग्ज़ाम बना है या नहीं बना है, या कोई भी और एग्ज़ाम मेरे लिए बना है या नहीं बना है. हाउ डू आई फिगर इट आउट. तो मैं कुछ आपको कॉम्बिनेशंस बताऊंगा और उस कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ more rationally whether this exam is made for you or not, whether you should be spending the next 6 months on this exam or not. 6 महीना बहुत होता है, तुक्केबाजी ना करें. अगले 6 महीने में इस एग्जाम पे तभी फोकस करें when you feel that you have a chance of clearing the exam. ज़बरदस्ती की गैम्बलिंग ना करें अपने करियर, अपने टाइम के साथ. दैट इज गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल. चलो शुरू करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं. सबसे पहले तो या तो तुमने ग्रेजुएशन में या फिर 12th में कॉमर्स किया है, या साइंस किया है, या ह्यूमैनिटीज़ किया है. इन तीनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. साइंस किया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फ़ायदा मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. मैथ्स में थोड़ा बहुत मिलेगा ऑफकोर्स. कॉमर्स किया है तो मैथ्स तो रख ही लीजिए क्योंकि वो 10th लेवल की आती है. उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड अकाउंट्स, ये दो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, अलॉन्ग विद ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं. इनको पढ़ने में मुश्किल नहीं होगा. यू विल हैव टू रिवाइज इट, बट जल्दी समझ आ जाएगा. ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हो तो हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी अगर ये ढंग से पढ़ा है अपने स्कूल में तो वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा. ठीक है, तो कुछ फ़ायदा हर एक स्टूडेंट को है, कुछ नुकसान भी है. तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि 12th तक आपने क्या किया है. उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं. ग्रेजुएशन में कॉमर्स किया है प्लस यूपीएससी अगर एस्पिरेंट रहे हो या फिर अभी हो, दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. सो ऑल द कॉमर्स students who have been or are UPSC aspirants, this exam is going to be very easy for you to crack if you do it well. क्यों? क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो सीसैट अच्छा खासा है. आपने साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स डेप्थ में पढ़ लिए हैं. कॉमर्स में ग्रेजुएशन करी है तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, अकाउंट्स, ऑडिट, इंश्योरेंस, ये सब पढ़ा है, रिविजन करना है. तो बहुत कम सब्जेक्ट्स रह जाते हैं जो आपको स्क्रैच से पढ़ने हैं, विच ऑटोमेटिकली गिव्स यू अ लॉट ऑफ एज इन द एग्जाम. दूसरा कॉम्बिनेशन, बैंकिंग एस्पिरेंट हो या एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हो, एंड इफ यू आर गुड एट मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश. नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुड, कॉन्फिडेंट, you know that you're going to crack it. So good, confident, if you actually know for a fact, not just feel, know for a fact that I'm good at quant, reasoning, English, then you can go for this exam. Okay, if your primary exams are not there in the next 6 months, अगर अपने प्राइमरी एग्जाम्स देने हैं, जैसे बैंकिंग बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देने होंगे, तब इस एग्जाम के पीछे ना भागो. ये रैट रेस में भागने का कोई फायदा नहीं है. सिमिलरली एसएससी सीजीएल स्टूडेंट, अगर एसएससी का एग्जाम या कोई और रिलेटेड एग्जाम अगले 6 महीने में है, फोकस ऑन दैट, यहाँ पर मत आओ. अगर कोई एग्जाम नहीं है नेक्स्ट 4 to 6 months, देन ओनली कम इन दिस डायरेक्शन. आपको एडवांटेज थोड़ा बहुत मिलेगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन का भी मिलेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स भी आपने एसएससी सीजीएल में बेसिक लेवल के पढ़े होते हैं. नाउ इफ यू आर अ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम स्टूडेंट, आरबीआई स्टूडेंट हो, सेबी स्टूडेंट हो, नाबार्ड स्टूडेंट हो, तो कहीं कहीं पर एडवांटेज है, कहीं कहीं पर डिसएडवांटेज है. जैसे कि आरबीएफ, सेबी, नाबार्ड, पीएफआरडीए, एनपीएस, इन सब स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर्स, ये सब नहीं पढ़ाया जाता, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम अकाउंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, वहाँ पर डायरेक्टली नहीं पढ़ा होगा तो भी इनडायरेक्टली वो चीज़ें कवर की होंगी. स्पेशली सेबी एस्पिरेंट्स ने डिटेल में अकाउंट्स पढ़ा होता है, वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, एडवांटेज आपको मिलेगा. सिमिलरली मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश रेगुलेटरी बॉडी एस्पिरेंट्स का कंपैरेटिवली अच्छा होता है, तो यहाँ पर
more than 1/4 of the paper is already solid for you. तो वो एडवांटेज आपको मेजर मिलने वाला है. तो अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या निकलता है या कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले फिगर आउट करना है कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स में मैं कॉन्फिडेंट हूँ. अगर वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 15 इज लेस देन 5, देन यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर दिस एग्जाम. कोई फायदा नहीं है, यू विल बी वेस्टिंग टाइम. इफ इट इज मोर देन 5 ओनली देन यू हैव अ चांस, बिकॉज 15 में से 10, 11, 12 सब्जेक्ट्स तो आपको कंप्लीट करके जाने ही होंगे. You have to have covered 80 to 85% of the examination, जिससे कि आप नेट 70% एग्जाम में स्कोर कर सको, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा. अगर 100% कोई भी कवर नहीं कर पाएगा, अगर 70% पेपर प्रिपेयर करके जाओगे तो एग्जाम में मार्क्स 55% ही आएंगे, 10-15% तो गलत होंगे ही, फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा. तो इसलिए सबसे पहले देखना है कि ये 15 जो सब्जेक्ट्स हैं, इनकी जो लिस्ट है, इसमें से कौन से में मुझे आते हैं और कितने सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा हूँ. If that list is less than 5 out of 15, then there is no chance. बाहर निकलिए, कुछ और करिए अपनी ज़िंदगी के साथ. This is not the only exam in life. This is not the only opportunity in life. Okay? अब वो 5 से ज़्यादा है, फिर आपको देखना है कि जो बचे हुए हैं 10 सब्जेक्ट्स, उसमें से कौन से सब्जेक्ट्स मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़े हैं या मुझे लगता है कि मैं जल्दी ग्रास्प कर सकता हूँ. अगेन, अगर वहाँ पर भी जो बचे हुए 10 हैं उसमें से 5 ऐसे सब्जेक्ट्स निकलते हैं जो आपने ज़िंदगी में कभी पढ़े हैं या फिर ग्रास्प करने की पावर रखते हो, लगता है कि हाँ मैं समझ जाऊंगा जल्दी, देन यू गो फॉर द एग्जाम. ऑटोमेटिकली यू हैव अ गुड चांस. अदरवाइज डोंट, छोड़ दो एग्जाम को, कुछ और करो. तो इस तरह से अपने सॉलिड सब्जेक्ट्स, नॉन सॉलिड सब्जेक्ट्स, जीरो सब्जेक्ट्स, ऐसी एक लिस्ट बनाओ, आइडेंटिफाई करो और फिर पढ़ना शुरू करो. ठीक है ना? आई होप कि समझ आ गया होगा कि किसको एग्जाम देना है और किसको नहीं देना है. अगर एग्जाम के सिलेबस से ओवरलैप नहीं है या बहुत मिनिमम है, 5 से कम है, तो एग्जाम में बैठने का, तैयारी करने का, अपने 4 महीने लगाने का कोई पॉइंट नहीं है. यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम और फिर तुम सट्टा खेल रहे हो एक्चुअली और कुछ नहीं कर रहे हो. ठीक है? दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड. कीप स्टडिंग हार्ड. द एग्जाम इज गोइंग टू हैपन वेरी सून. द डेट्स आर नॉट आउट येट, बट एक्सपेक्टेड है कि जो डेट यूपीएससी ने कैलेंडर में डाली है वही होगी. वो नहीं भी होती है, उसके आगे की भी होती है, तो ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा. सो कीप स्टडिंग हार्ड. वीकली टेस्ट लिखते रहो जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं मेंटरशिप क्लासेस में. थ्रू दैट यू कैन मेक योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल. दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. ऑल द बेस्ट. बाय बाय. जय.